नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 का जो विद्युत वाला लेक्चर चल रहा था, उसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसका नेक्स्ट लेक्चर है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि विद्युत के आगे की प्रोसेस क्या होती है, उसमें कौन कौन से जो यंत्र हैं वो विद्युत पर आधारित हैं, और कई सारे शब्दावली को भी जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे माइक्रोफोन के बारे में। यह ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन हमने पहले क्या जाना था कि जनरेटर था, डायनेमो था, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा था। फिर हमने जाना था कि विद्युत मोटर थी, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही थी। यहाँ पर माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ओके, तो जनरेटर और माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। जो प्राथमिक शक्ति स्टेशन होते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह एसी धारा होती है। यानी जो हमारे प्राथमिक पावर स्टेशन होते हैं, प्राइमरी पावर स्टेशन होते हैं, उनमें जो धारा होती है वो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट होती है, जिसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं। जो ग्रिड स्टेशन होते हैं वो क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। हमने पढ़ा था ना, ट्रांसफार्मर क्या कहता है, अगर वोल्टता हाई है तो कम कर देता है और कम वोल्टता को हाई में चेंज करता है। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या वोल्टता को बढ़ा देते हैं और 1,32,000 तक भी ये वोल्टता हो सकती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टता को कम या अधिक करने के लिए किया जाता है। ओके, विद्युत संचरण विद्युत ऊर्जा का क्षय कम हो, यानी जब वोल्टता बढ़ जाती है तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का क्षय कम होता है। ठीक है, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत ऊर्जा के क्षय को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप बोलेंगे कि हमें वोल्टता को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत हीटर। विद्युत हीटर क्या है, नाइक्रोम का एक तंतु लगा होता है। इसमें क्या है, नाइक्रोम का एक तंतु लगा होता है जिसका गलनांक और प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का एक तंतु लगा होता है। जो नाइक्रोम धातु है उसका गलनांक और प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, जिससे जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। इन जब प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो जहाँ पर उसमें धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, और गलनांक अधिक होने से उसका गलनांक क्या होता है, अधिक होने से वो गलती नहीं है तो क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें। ठीक है, तो वो धारा क्या है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। आपने कभी किसी डिवाइस को देखा है वो गर्म होती है, वो हीट क्यों करती है, क्योंकि उसकी धारा प्रवाह में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो रही होती है, तो फिर वो हीट करने लगती है, यानी गर्म हो जाती है उसकी बॉडी। विद्युत सेल के बारे में देखेंगे। एक ऐसी युक्ति जिससे रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। आपने सेल देखी है, उसमें कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिर रिएक्शन के फलस्वरूप क्या है, हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। यानी रासायनिक ऊर्जा का क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्सेशन होता है ना। इसमें विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। यानी ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, विद्युत सेल कहलाती हैं। इसमें विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन धारा। यानी इलेक्ट्रॉन धारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की ऋणावेशित प्लेट से तार में होते हुए धनावेशित प्लेट की तरफ गति करने की प्रक्रिया। यानी इलेक्ट्रॉन जब ऋणावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट की गति करते हैं तो इसे क्या है, हम इलेक्ट्रॉन धारा बोल लेते हैं। बैटरी क्या है, सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। जब बहुत सारी सेलों को हम सीक्वेंस में लगा देते हैं, चाहे पैरेलल हो या फिर सीढ़ी क्रम में, तो क्या है, उसे बोल देते हैं बैटरी है। ओके, अब हम देखें इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में। इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज परपत्र में ये चेक करने के लिए किया जाता है कि धारा प्रवाहित हो रही है, यानी हम चेक करते हैं ना घर पे भी, देखो इसमें करंट है या नहीं, तो उसमें चेक करते हैं कि कोई धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, या फिर वो एसी हो या फिर डीसी हो, अल्टरनेटिव करंट या फिर डीसी। मल्टीमीटर या ओबीएम, वोल्ट ओम मिलीमीटर, यह क्या है, एक एवियोमीटर है।
यह एक एवीओ मीटर है जो अमीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर का संयुक्त रूप है। यानी ए फॉर अमीटर, वी फॉर वोल्ट मीटर, ओ फॉर ओम मीटर। इसका क्या है, तीनों का मिला जुला रूप ही क्या है, एवीओ है। धारा, विभव, प्रतिरोध को मापने के काम में आता है। यानी ये धारा भी मापेगा, प्रतिरोध भी मापेगा और विभव भी मापेगा, है ना। 1920 के दशक में यह क्या है, प्रचलन में आया था। इसे मल्टीमीटर या वोल्ट ओम मिली अमीटर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम प्राथमिक शेल कि क्या होती है प्राथमिक शेल। प्राथमिक शेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक शेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग के बाद यह बेकार हो जाता है। यानी प्राथमिक शेल ने क्या है, एक बार अगर आपने यूज कर लिया फिर इनको दोबारा से आप रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे बोल्टी शेल हो गया, लेक्लांस शेल हो गया, डैनियल शेल हो गया, बुनसेन शेल हो गया, सुक शेल हो गया। यानी वे शेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है प्राथमिक शेल कहलाती हैं। ये एक बार प्रयोग के बाद बेकार हो जाती हैं, इनको रीयूज नहीं किया जा सकता। बोल्टी शेल हो गई, लेक्लांस शेल हो गई, डैनियल शेल, टॉर्च, सुक शेल, बुनसेन शेल, ये सब क्या है, प्राइमरी शेल के एग्जाम्पल हैं। अब हम द्वितीयक शेल के बारे में जानेंगे। द्वितीयक शेल में क्या किया जाता है, पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्या है, रिचार्जेबल शेल है। यानी इनको फिर से यूज किया जा सकता है, इनको रीयूज किया जा सकता है, इसे रिचार्ज कर बार बार यूज में लाया जा सकता है। यानी द्वितीयक शेलों को हम बार बार रिचार्ज करके बार बार यूज में ला सकते हैं। जैसे कि मोटर कार हो गया, ट्रक, ट्रैक्टर, इनको स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त बैटरी, यानी कि जो बैटरी है इनको क्या हम कर लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इमरजेंसी लाइट में भी क्या है, द्वितीयक शेल ही यूज होती है, यानी हम उसको क्या है, रिचार्ज कर लेते हैं। अब हम वोल्टीय शेल के बारे में जानेंगे। हम क्या जानेंगे कि वोल्टीय शेल क्या होती है। वोल्टी शेल का आविष्कार 1799 में, यह एक प्राथमिक शेल है, ये हम ऊपर पढ़कर आए हैं। 1799 में इसका आविष्कार एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको क्या है, वोल्टीय शेल कहा जाता है। पहला तो ये एक प्राथमिक शेल है, इसका आविष्कार 1799 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया। इसमें एक जस्ते की छड़ होती है, यानी जस्ता मीन्स जेडन, और एक तांबे की छड़ होती है, यानी कॉपर की। ठीक है, जो कांच के बर्तन में रखे H2SO4 में डूबी रहती है। यानी जेडॉन Cu की जो छड़ें होती हैं वो H2SO4 के विलयन में क्या होती हैं, डूबी रहती हैं। जो Cu की छड़ है उसको एनोड बोला जाता है, यानी कॉपर की छड़ को क्या है, एनोड बना दिया जाता है, जबकि जस्ते की छड़ को कैथोड बना दिया जाता है। यानी एनोड मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज जिसमें आवेश रहता है, और कैथोड जिस पर ऋणात्मक आवेश रहता है। इसमें विलयन कौन सा रहता है, H2SO4 का। तो आपको बताना कि प्राथमिक शेल है, आविष्कार 1799 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया। इसमें जस्ते की छड़ कैथोड का कार्य करती है और तांबे की छड़ एनोड का कार्य करती है, और H2SO4 की विलयन में डूबी रहती है। इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.08 वोल्ट होता है। ओके, विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.08 वोल्ट। इसका इसमें डायग्राम नहीं बना है, आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लेक्लांसी शेल के बारे में जानेंगे कि लेक्लांसी शेल क्या है। इसमें कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का संतृप्त विलयन भरा रहता है। लेक्लांसी शेल में क्या रहता है, कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का क्या भरा रहता है, संतृप्त सैचुरेटेड विलयन भरा रहता है। इसमें जस्ते की छड़ जो है कैथोड का कार्य करती है, और एनोड की लिए कार्बन की छड़, एनोड का कार्य कौन करती है, कार्बन की छड़, और मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण के बीच इनको क्या है, रखा जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण के बीच इनको क्या है, रखा जाता है। लेक्लांसी शेल भी क्या है, आपकी प्राथमिक शेल है। इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। लेक्लांसी शेल का यूज ऐसे परपथों में किया जाता है जहां पर रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। यानी जब हम रुक रुक कर थोड़े समय के लिए जब किसी करंट को, धारा को यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर लेक्लांसी शेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका यूज विद्युत घंटी, टेलीफोन में किया जाता है, क्योंकि उसकी रिंग आपने देखी होगी रुक रुक कर आती है ना, रुक रुक कर, तो उसमें रुक रुक कर ही क्या है, विद्युत धारा का यूज किया जा रहा होता है, तो उसमें क्या है, आपकी लेक्लांसी शेल का यूज किया जाता है, यानी विद्युत घंटी और टेलीफोन में। नेक्स्ट हम देखेंगे
शुष्क सेल। इस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट विलयन के रूप में न होकर शुष्क अवस्था में रहता है। इसको शुष्क सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य कई सेलों में जहाँ जो विद्युत अपघट्ट रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि इस सेल में जो विद्युत अपघट्ट है वो ठोस और शुष्क अवस्था में रहता है। वो क्या रहता है? सूखी अवस्था में रहता है, शुष्क अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसे मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। यानी शुष्क सेल में क्या रहता है? एक जस्ते का बर्तन होगा जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2, NH4Cl और कार्बन का क्या रहता है? मिश्रण भरा रहता है। इसमें जो कार्बन की छड़ है वो एनोड का कार्य करती है। इसमें शुष्क सेल में कार्बन की छड़ क्या करती है? एनोड का कार्य करती है, जबकि जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है, जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। जो MnO2 है और कार्बन का मिश्रण है वो क्या करता है? जस्ते की दीवारों के बीच नौशादर की गाढ़ी लुगदी भरी रहती है। यानी ऐसा पदार्थ जो क्या है, बहने की स्थिति में ना हो लेकिन वो बिल्कुल सूखा भी ना हो, लुगदी टाइप का रहता है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। जो हमारी शुष्क सेल है उसमें क्या है? विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है और इसका यूज टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो उपकरणों में किया जाता है। जो शुष्क सेल है उसका यूज कहाँ करते हैं हम? टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में और रेडियो उपकरणों में करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। यानी फैराडे ने विद्युत अपघटन के क्या नियम दिए? तो फैराडे जी बोलते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की संपूर्ण जो मात्रा होती है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ मुक्त हो रहा है, जो भी सब्सटेंस मुक्त हो रहा है वो क्या है? आवेश के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। ये कहता है क्या? फैराडे जी का नियम। अब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सेल द्वारा एक कूलम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा ही क्या कहलाती है? एक सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। यानी जब सेल एक कूलम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगा रहा है, जब एक कूलम आवेश एक पूर्ण चक्र लगा रही है तो उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे क्या बोल देते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल EMF बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मात्रा क्या होती है? वोल्ट। इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इसका मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। जो विद्युत वाहक बल है उसका मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। सेल द्वारा एक कूलम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह विभवांतर से सदैव अधिक होता है। अब हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जानेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल के विद्युत अपघट्ट द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोल देते हैं। यानी सेल का जो विद्युत अपघट्ट द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है उसके मार्ग में जो उत्पन्न प्रतिरोध है उसे ही हम बोल देते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोल देते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के विद्युत अपघट्ट द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध, यानी स्वयं विद्युत जो अपघट्ट है वही क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोल देते हैं। जिसका फॉर्मूला होता है R = E-V/I, जहाँ E क्या है? विद्युत वाहक बल है, I विभवांतर है, V विभवांतर है, I धारा है और R क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या था? विद्युत अपघट्ट द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है ना। विद्युत अपघट्ट द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, जो R = E-V/I के इक्वल होता है, जहाँ E विद्युत वाहक बल, V विभवांतर, I धारा, R आंतरिक प्रतिरोध है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा? हमने ये जाना कि माइक्रोफोन जो होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हमने सेल के बारे में भी जाना।
हमने क्या है, हमने सेल के बारे में भी जाना कि सेल कितने प्रकार की होती हैं। तो माइक्रोफोन क्या कर रहा था, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा था। फिर हमने ये भी देखा कि विद्युत हीटर क्या होता है, उसमें जो नाइट्रॉन का तंतु लगा होता है, उसका गलनांक उपरोक्त बहुत उच्च होने क्या एक हीट उत्पन्न होती है ना। विद्युत सेल क्या है और सेल कितनी प्रकार की होती है, हमने प्राथमिक द्वितीयक सेल के बारे में भी जाना। फिर इलेक्ट्रॉन धारा, बैटरी और इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में भी हमने जाना। हमने जाना कि ओबियम क्या है, यानी अमीटर, वोल्टमीटर और ओमीटर का जो संयुक्त रूप है वो क्या है, ओबीएम है। प्राथमिक सेल के बारे में भी जाना, ये क्या है, इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। फिर हमने द्वितीयक सेल के बारे में भी जाना। हमने जाना कि वोल्टेज सेल क्या होती है, किसने इसका आविष्कार किया, इसमें कौन एनोड का कार्य करता है, कौन कैथोड का कार्य करता है और कौन सा इसमें विद्युत अपघट्ट भरा हुआ रहता है और इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक सेल के बारे में जाना, उसमें ये देखा कि एनोड और कैथोड का कार्य कौन कर रहा है, विद्युत अपघट्ट का कार्य कौन कर रहा है, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसकी क्या विशेषता है, यानी जहाँ रुक रुक कर हम धारा का यूज कर रहे होते हैं। फिर हमने शुष्क सेल के बारे में जाना कि इसको शुष्क सेल क्यों कहा जाता है, इसमें एनोड कैथोड का कार्य कौन कर रहा है, विद्युत अपघट्ट का कार्य कौन कर रहा है, इसका वोल्ट जो विभवांतर है, विद्युत वाहक बल है वो कितना होता है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। फिर हमने फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी पहले नियम को जाना, जो ये कहता है कि विद्युत अपघटन की जब क्रिया हो रही हो तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई जो पदार्थ की मात्रा होती है वो आवेश के अनुपाती होती है। फिर हमने सेल के विद्युत वाहक बल को भी जाना, यानी सेल द्वारा एक कूलम आवेश को पूरे विद्युत प्रपथ में एक पूर्ण शख्स लगाने हेतु जो प्रदत्त ऊर्जा है उसे क्या बोल देते हैं हम, विद्युत वाहक बल बोल देते हैं। हमने सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जाना, यानी जो विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसे ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोल देते हैं। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ों को देखा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि क्लियर भी हुआ होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।